विद्यार्थियों, होली के रंगारंग गीतों पर आधारित ये कार्यशाला आज अपने दूसरे दिन बहुत कुछ आनंद देने वाली है। दिल थाम लीजिए। आज हमारे साथ तबले पर श्री जयदेव मुखर्जी और इधर के परिचय की आवश्यकता नहीं है, कल जैसे ही डॉक्टर राजवी शर्मा। कल कुछ औपचारिकताओं की वजह से थोड़ा विलंब होता गया। आज हम लोग भी थोड़ा विलंब से हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट इतना चलता है। आप में से अधिकतर लोग हमारे गुरुकुल ग्रुप में या अन्य ग्रुप में होने के कारण जानते हैं कि आज मेरा ये दूसरा कार्यक्रम है। सुबह मैं कहीं और था। सुबह 11 बजे केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी जो दिल्ली की है, उनका एक कार्यक्रम चल रहा है, अमृत युवा कलोत्सव, यानी अमृत युवा कला उत्सव। आपको पता है कि बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर, भारत रत्न खान साहब, उनके नाम पर एक बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार भारत सरकार देती है। अलग अलग विधाओं में किसी न किसी युवा कलाकार को, शायद 40 तक की एज को, शास्त्रीय संगीत में 40 तक का एज या संगीत में ही 40 तक का युवा माना जाता है। और जगह तो 25 के बाद लोग बूढ़े होने लगते हैं। अपने यहाँ 40 तक बड़े आराम से जवान रहते हैं। जैसे इस समय मैं अपने आप को थोड़ा युवा ही मान लेता हूँ, कोई हर्जा नहीं, थोड़ा सा युवा से जाए। अपने यहाँ 80-90 साल कोई ऐसी बात नहीं होती। कई कलाकार, अभी इस समय एक कलाकार 2 दिन पहले 97 साल पूर्ण किए। 97 साल बिस्तर पे रखे नहीं, अभी भी रोज गाते हो। और 96 साल की उम्र में उन्होंने 97 साल की उम्र में कार्यक्रम दिए। कार्यक्रम की प्रस्तुति उन्होंने किया है मंच पे और बहुत सुंदर गाते। आधे घंटे तक मालकौंस गा रहे थे, अविश्वसनीय था। उनका एक कार्यक्रम बनारस में होने वाला था। बनारस में स्थान भी तय हो गया था, तुलसी घाट पर, और कार्यक्रम होने वाला था उनका, वे आने वाले थे। उसके साथ और भी कुछ वरिष्ठ कलाकार भी आते हैं, उसमें कुछ युवा कलाकार भी, युवा मतलब किशोर वय के कलाकार थे। लेकिन कुछ कारण से वो कार्यक्रम बहुत कुछ तय होने के बावजूद नहीं हो पाया। नहीं तो हम लोग लिविंग लीजेंड बोलते हैं, उनको देख सकते थे। खैर, बात चल रही थी बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार का। तो जिन लोगों को पुरस्कार मिला है उनको संगीत नाटक अकादमी अलग अलग स्थानों पर उनका कार्यक्रम आयोजित करती है। तो आज बनारस में कल से चल रहा है और आज उसका भी शायद दूसरा ही दिन है। और उसमें एक सेमिनार सभा हो रही थी, बातचीत थी, कला समीक्षा। बहुत सारी बातें उसमें अच्छी सुनने को मिली और विद्वानों से। मुझे भी लगभग 30 मिनट मैंने कुछ, अब आगे आके बैठ सकती है, इधर आगे, इधर के राजे इधर आ जाइए, कुर्सियाँ थोड़ा आगे की ओर भी कुछ कर देना, जैसे बहुत लोग एकदम पीछे ना बैठे। इधर साइड में काफ़ी जगह है, कुछ कुर्सियाँ इधर आ जाती तो अच्छा रहता है। अरुण लगा हुआ है, चलो उसका काम ही लगे रहना। तो उसमें बात चल रही थी कि जो कला समीक्षा होती है, तो
अभी ये हम लोग जैसे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, होली कार्यशाला में सिखा रहे हैं, इतना सुंदर आप लोगों का रिस्पॉन्स है, इतने सारे लोग इतना खुश हो रहे हैं, इसकी भी ठीक ठाक समीक्षा अखबारों में आनी चाहिए। और संयोग इस बार का अच्छा है, कई सारे पत्रिकाओं में आज हम लोग इस कार्यक्रम के चित्र और वो श्रोताओं के चित्र सब आए हैं। जनवार्ता में, हिंदुस्तान में, जन संदेश में, गांधी में, हर जगह जहाँ जहाँ आ रहे हैं। तो हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं इसकी खुशबू दूर तक फैल रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। और शिल्पायन यही काम करना चाहता है। शिल्पायन अपना नाम, ऐसा नहीं कि अपना नाम नहीं फैलाना चाहता, ये तो मैं नहीं कहता, बिल्कुल फैलाना चाहता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है उससे कभी विचलित नहीं हुआ कि हम भारतीय संगीत के उन पहलुओं को जो जिनके ऊपर आज संकट पैदा हो रहा है। संकट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि युवा उसको अपनाने के लिए बहुत संकोच कर रहे हैं, पसंद नहीं करते। ऐसा तो नहीं लगता, हम तो यहाँ पर ऐसा भी किसी को नहीं देखे कि जो 2 घंटे तक होने के बाद 1.5 घंटे 1 घंटे के बाद छोड़ के चले जा रहे हैं। जो आ रहा है वो तो बैठ ही रहा है, किस मजबूरी में बैठ रहा है, दरवाजे खुले हुए हैं, कभी भी धीरे से निकल जाएंगे तो कौन बोलने वाला है, लेकिन बैठते हैं, सभी सुनते हैं। तो सब कुछ अच्छा लगते हुए भी है, वो कौन सा कारण है जब इसको अपना नहीं पा रहे हैं? सामाजिक संकोच। उन्हें लगता है कि ये सब गाएंगे तो हमको आउटडेटेड समझा जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आउटडेटेड आप बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप सबसे ज़्यादा अपडेटेड है। इस गर्व को अपने अंदर महसूस करें। भारतीय संगीत आपका संगीत है, वो अपनाएंगे। आप अपने घर का अपनी मम्मी को मम्मी का देंगे तो क्या उससे अपमानित हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। अपनी माँ को तो अपनी माँ कहना ही चाहिए, बगल वाले आंटी को भी माँ बोल दी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी माँ तो अपनी ही माँ है। चलिए इसी बात को लेकर के आज हम लोग कुछ शुरू करते हैं फिर से होली। कल जो है सपने में रामचंद्र जी आ गए। बोले क्या बात है भाई, कृष्ण की होली हो गई, शिव की होली हो गई, मेरी होली? मैं भी तो सीता जी के साथ होली खेलता हूँ। कृष्ण की होली तो सब गाते हैं, और बनारस में हो तो शिव जी का भी गा दिए, आज सदा शिव खेलत हो है। तो हमारा कब होगा? तो हमें क्या गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो आज उनसे शुरू करते हैं। फॉर्मेट वही रहेगा जो कल के आज सदा शिव का था। राम लला सिय खेलत होरी, राम लला सिय खेलत होरी। ये इसका अंतर है, बाजत ताल मृदंग झांझ ढप डफ। बाजत ताल मृदंग झांझ डफ। बाजत ताल मृदंग झांझ डफ। अबीर उड़त, अबीर उड़त भरी झोरी। अबीर उड़त भरी झोरी। छाई गुलाल चहु दिस सजनी। छाई गुलाल चहु दिस सजनी। छाई गुलाल चहु दिस सजनी। नभ में भानु छिपोरी। दूसरा अंतरा लिख लीजिए। भरी पिचकारी अंग पर डारत,
भरी पिचकारी अंग पर डारत, घोरत रंग कमोरी, घोरत रंग कमोरी, होरी गावत अवध छैल संग, होरी गावत अवध छैल संग, श्री मिथिलेश किशोरी, श्री मिथिलेश किशोरी। थर्ड अंतरा है नैन बैन हंसी, नैन बैन हंसी, मारी लाल तुम, मारी लाल तुम, घायल कर सब गोरी, घायल कर सब गोरी, मोहनीदास, मोहनीदास फांसी अलकन में, मोहनीदास फांसी अलकन, अलकन में, चले कहाँ, चले कहाँ कित ओरी, चले कहाँ कित ओरी, राम लला से खेलत होरी। जिसका छोटा होगा वो गाते गाते लिख लीजिएगा। शुरू से हम बोल देते हैं। राम लला सिय खेलत होरी, ये स्थाई है ना, स्थाई का एक टुकड़ा और भी होता है, वो है अवध के नर नारिन सब हिल मिल, अवध के नर नारिन सब हिल मिल, कर रही हास ठिठोरी, ठिठोरी। कर रही हास ठिठोरी। इसके बाद जो अंतरा है फिर से शुरू से बोले, बाजत ताल मृदंग झांझ डभ। उधर भी देखते रहना ऑनलाइन में, उनको भेज दे रहे, ठीक है। अबीर उड़त भरी छोरी, छाई गुलाल चाहू दिस सजनी, नभ में भानु छिपोरी, भरी पिचकारी अंग पर डारत, घोरत रंग कमोरी, होरी गावत अवध छैल सब, अवध छैल संग, श्री मिथिलेश किशोरी, श्री मिथिलेश किशोरी। नैन बैन हंसी मारी लाल, मारी लाल तुम, घायल करे, घायल करी सब गोरी, मोहनीदास फांसी अलकन में, चले कहाँ कित ओरी, राम लला सिय खेलत होरी लाल,
लला से खेलत होए राम। राम लला से खेलत होए राम। 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 लला से खेलत होए। अवध के नर नारी न सब अवध के नर नारी न सब कर रहे हास ठिठोरे ठिठोरे। कर रहे हास ठिठोरे ठिठोरे राम। लला से खेलत होए राम। लला से खेलत होए राम। लला से खेलत होए राम। लला से खेलत होए। अवध के नर नारी न सब मिलन। अवध के नर नारी न सब कर रहे हास ठिठोरे। कर रहे हास ठिठोरे ठिठोरे। कर रहे हास ठिठोरे ठिठोरे। फिर से कर रहे हास ठिठोरे ठिठोरे राम। लला से खेलत होए राम। लला से खेलत होए। बाजा
मकसद होता है। इनके अंदर एक खास शक्ति होती है कि वो उठा करके आपको एक इमेजिनेटिव पार्टिसिपेशन में मन ही मन आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हाँ, राम अवध में राम लला और सिया की होली आप देख रहे हैं, साथ में अवध के सभी नर नारी खेल रहे हैं, आप भी खेल रहे हैं, और वहाँ पे सभी संगीत हो रहा है, अभी गुलाल उड़ रहा है। कितना उड़ रहा है? झोली भर भर के उड़ रहा है, इतना ज़्यादा कि नभ में, आसमान में भानु सूर्य छिप गए, दिखाई नहीं दे रहे, इतना अभी गुलाल उड़ गया। इस तरह से काव्य और संगीत का ये सुंदर ग्रंथि बंधन या मेल बंधन जो होता है, वो इन सब संगीत का, जो उपशास्त्रीय संगीत है, इसका एक विशेष काम होता है। अच्छा साहित्य और अच्छा संगीत दोनों का मिलता हुआ एक स्वरूप बनना चाहिए, तब जाके उसका पर्पस सॉल्व होता है। यही पर्पस ख्याल में नहीं होता, यही पर्पस ध्रुपद में नहीं होता, वहाँ कुछ थोड़ा और भी होता है या थोड़ा और ही होता है, तो और ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो उपशास्त्रीय संगीत की ये विधाएं हैं, होली की, गजली की, तो अगर इसके अंदर वो पावर नहीं है कि वो इमेजिनेटिव, काल्पनिक रूप से पार्टिसिपेशन, उस पर्टिकुलर सीन में आपको जाकर के न लगा दे, उसी जगह आप न पहुंच जाए, तो फिर वो कला कैसी कला? राम लला से खेला होली, राम लला से खेला होली, अवध के नर नारी सब खेला मिला, अवध के नर नारी सब खेला मिला, कर रहे हास ठिठोरे,
से खेलत हो रे, राम लला से खेलत हो रे, राम लला से खेलत हो रे, राम लला से खेलत हो रे, भर दे जगार आग पर डारत, भर दे जगार आग पर डारत, भोरत रंग कमोरे, भोरत रंग कमोरे, भोरे गावत अवध छल संग, भोरे गावत अवध छल संग, श्रीन खेले किशोरे, राम लला से खेलत हो रे, राम लला से खेलत हो रे। अब ये जो रचना है वो है मोहनी दास की। मोहनी दास के बारे में यहाँ हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पहले से ही जानते हैं। उनकी एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी है, वो भी हम सुना देते हैं। स्टोरी मतलब उनकी जीवन कथा, कैसे वो मोहनी दास बन गए। उनका नाम था सियाराम शरण दास। जो लोग आकाशवाणी जाते हैं महमूदगंज में, तो आकाशवाणी से थोड़ा सा आगे जाते और आगे जाते ही दाहिने साइड में एक बड़ी सी सुंदर बिल्डिंग दिखती है पुराने जमाने की, रमन निवास। अधिकतर लोग जानते हैं। अंदर बहुत खूबसूरत है, बहुत प्राचीन लगता है कि प्राचीन किले जैसा है। प्राचीन नहीं है लेकिन एक प्राचीनता का बोध होता है। अंदर भी बहुत खूबसूरत एक बड़ा सा हॉल, पुराने जमाने की तरह का सब कुछ। तो वो जिनकी कोठी थी सियाराम शरण दास जी, वो भक्त थे। तो ज्योतिष लोगों ने उन्हें बताया, बोले आपकी हाथ की रेखा है बड़ी गड़बड़। बोले क्यों? बोले कि आपके घर में एक पुत्र पैदा होगा और पुत्र पैदा होने के बाद अगर आपने उनका चेहरा देख लिया उसका, तो या तो आप रहेंगे या पुत्र रहेगा। बड़े परेशान हो गए, ये क्या करते? बैठे थे। बाद में उनको कुछ दिन बाद खबर आई कि उनको पुत्र हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैं ही चल देता हूँ। और वो वहां से उसी क्षण अपने बैठक से उठे और चले गए अयोध्या। राम भक्त पहले से थे, वहां चले गए और जाकर के वहां साधु का जीवन व्यतीत करने लगे। नाम रखा उन्होंने मोहनी दास। संगीत के लोग, ये पूरा परिवार परम शौकीन। उनके घर में कौन नहीं आया। बड़े गुलाम अली खां साहब कलकत्ता जाते थे या पंजाब जाते थे, बीच रास्ते में बनारस पड़ता था तो उतर जाते थे ट्रेन से। उस जमाने में इतना रिजर्वेशन और सीट का चक्कर नहीं था। स्टेशन आया, बोले कि बनारस आ गया, तो बोले चलो मिलते हैं तब चलेंगे, 2 दिन ठहर के उनके यहाँ। अब बिना वजह उनके यहाँ जा करके 1-2 दिन रह लेते थे। अमजद अली खां साहब जब छोटे थे तो उनके घर में आते थे तो छत पे जाके पतंग उड़ाते थे। ये सब उन्होंने अपनी कथाएं सुनाई भी है, कुछ पुराने फोटोज भी दिखाए। उनके घर में मेरा भी आना जाना थोड़ा बहुत ही सही लेकिन है। तो मोहनी दास जी ने, उनके पास संगीत का, बनारस के काशी के संगीत का उनका खूब अच्छा सा एक्सेस था। वो खुद भी गाते रहे होंगे निश्चित तौर पर।
तो उन्होंने यहाँ के जो गाने, जो होली के पुराने गाने थे या और भी चीज़ों के, चैती के थे, वो सब गानों के रचना के आधार पर रचनाएं भगवान राम को समर्पित करते हुए, जानते कृष्ण की रचनाएं थी, तो उन्होंने सारी रचनाएं, अब कुछ कुछ ऐसी रचनाएं थी जो आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि उसमें अंदर से वो स्वर गा रहा है। तो ये सब जो रचना आप देख रहे हैं, इसका स्वरकरण किसने किया है? मैंने। मुझे ये रचना देखते ही मुझे लगा कि ये तो इसी की बनी है, साफ दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है ना कि ये वही आजू सदाशिव खेलत होरी के ही रूप का है। इसी तरह और बहुत सारी उड़ता अबेरा गुलाल, हाँ, इस तरह ब्रज में हरि हो रे मचाए मचाए ब्रज में। तो ये पूरा छंद है, शब्द है, उसको लेकर के उन्होंने इतनी खूबसूरत रचनाएं की कि मेरे पास वो किताब भी एक्सीडेंटल रूप से आ गई। हुआ ये था कि हमारे घर में कुछ एक दो लोग आए थे, वो हमारे मेहमान थे, ठहरे हुए थे, उनसे मिलने कोई और आया, उनके साथ उनके घर का लड़का भी साथ में दोस्ती थी तो चला आया, इनसे मिलने वो आए, साथ में कोई तीसरा व्यक्ति आया, तो वो आकर के वो अपने यहाँ की किताब उन्हें देना चाहते थे, तो एक के साथ दो किताब रखे होंगे, तो बोले कि देवाशीष जी आपको भी मैं किताब देता हूँ, और वो एक दो किताबें वहीं मुझको मिल गई। बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है वो किताबें अभी भी, ये काफ़ी वर्षों पहले मुझे मिला था, 15-20 साल पहले। तो वो किताबें मुझे मिली तो मैंने उनको रचनाओं को देखा तो मैं उसे अनायास गाने लग गया। कुछ कुछ रचनाएं अंदर से खुद ही बोलती है। तो आप लोग भी जब कहीं पर कोई रचना मिलती है तो उसको स्वर में बांधिए मत, उसमें पहचानिए कि कविता कुछ कह रही है क्या, कविता खुद ही कुछ गा रही है क्या उसमें से, स्वर में से कभी कभी आपको खुद ही लगेगा। हाँ, इसके लिए आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए, पहले सब कुछ सीखे होंगे तब तो जाके आपको लगेगा कि ये गा करके वो बोल रहा है, पहले आप सीखे ही नहीं तो कहाँ से आएगा। तो सीखना जरूरी है, और एक नई चीज के अंदर से उनको सुनना मन के कान से, वो भी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी रचनाएं हमने आपको सिखाई भी है कभी न कभी। खेलत प्यारी संग होरी रे बिहसी करत झकझोरी, कितना सुंदर बैठे हुए हैं। मूल रचना कौन सी है? होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, है ना, उसी से तो पूरा है। रचना देखते ही आपको लगा ये बांधा नहीं गया, रचना बंधी बंधाई है, रचना उसी स्वरूप को लेकर के बनी होगी। तो कवि क्या कहना चाहता है उसको परखना, ये आम बहुत साधारण काम नहीं है, उसमें आपको वो संवेदना आना चाहिए, तब जाके आप उसमें से देखेंगे कि ये रचना क्या कह रही है। तो ये कह रही है, क्या कह रही है? नैना बैन हंसे मारे लाल तो, नैना बैन हंसे मारे लाल तो, नैना बैन हंसे मारे लाल तो, आयन कर सब कोरी, आयन कर सब कोरी, मोहन दास फांसे अलकन में, मोहन दास फांसे अलकन में, काजले कहाँ कितरो रे ओरे, चले कहाँ कितरो रे ओरे, राम लला से खेलत होरे, राम लला से खेलत होरे, राम लला से खेलत होरे, अवधक नर नारियल
Oh
लला से खेलत होए, राम 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 लला से खेलत होए, 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 राम लला से 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 खेलत इतने सारे सुरीले लोग एक छत के नीचे कम ही मिलते हैं। बेसुरे लोगों का परसेंटेज इतना ज़्यादा है, कहीं कोई भी आयोजन कर लीजिए, लेकिन सुरीले लोग कम ही मिलते हैं। जो लोग बाद में आके पीछे बैठे हैं, उसमें से कुछ लोग अगर यहाँ पे बीच में खाली जगह में दिखाई दे रहा है, वहाँ की ओर आ सकते हैं। यश होना कहाँ गए? यश, प्रवीण आ गए? आओ आगे आओ। उधर की ओर देखो, इस साइड में कहीं पर भी तुम थोड़ा सा आगे, हाँ विदुषी थोड़ा आगे की ओर, इधर की ओर। अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, हाँ बहुत पीछे न जाए लो, थोड़ा थोड़ा आगे की ओर आ जाए, आगे की जगह थोड़ा है। आशी आ जाओ आगे, थोड़ा सामने आओ। जो लोग आज आए पहले नहीं आप जान रहे कि ये राग काफी में था, और कल भी मैंने बताया था, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि काफी के साथ होली का बड़ा जबरदस्त संबंध है। वैसे ही है जैसे खिचड़ी के साथ पापड़।
उसका टेस्टी उदाहरण होना चाहिए ना, है? दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। तो काफी में होली गाने की परंपरा बहुत पुरानी है। पहले काफी का एक रूप था राग का बरवा, मैंने कल भी रिपीट किया, आज फिर से कह रहा हूँ, बरवा भी काफी जैसा एक राग है। अभी भी आज भी हमारे काफी थाट के कुछ राग हैं, जैसे देसी, सिंधुरा, नीलांबरी और जिला का, बहुत सारे ऐसे ऐसे राग हैं जो कि काफी से बहुत मिलते जुलते हैं। उसी में से एक बरवा भी है, देसी और बरवा। तो ये कहा जाता है कि सायंकालीन जवाब है देसी राग का। तो उसमें भी खैर ये इस समय इसकी बात नहीं है। तो जो देसी राग का स्वरूप है उसी से मिलता जुलता का बरवा का होता है, और बरवा में भी शुद्ध हिंदी वगैरह बहुत अच्छे से लगता है। तो इसी बरवा में बरवा के धुनों को होली के शब्दों के साथ गाने की पुरानी परंपरा रही है। होली के समय महिलाएं एक साथ नृत्य करते हुए गाती थी। ये नृत्य और गीत दोनों साथ साथ चलते थे। इस नृत्य गीत को, संगीत के इस नृत्य गीत को धीरे धीरे मान्यता मिलने लगी समाज में, और ये बाद में होली के गायन के रूप में और ठुमरी के गायन के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होती चली। और इसमें जो ताल का प्रयोग होता है वो भी इसी बात को संकेत करता है। इसमें ताल जो है वो धा दिन धा धा तिन धा तिन धा धा तिन धा दिन धा धा तिन धा तिन धा धा दिन है, दीपचंद। हाँ क्या बात है, धा दिन धा धा तिन धा तिन धा धा दिन। आजकल जितने गाने होते हैं सब कहरवा में होता है, दादरा तक में कम होने लगे। जिसको देखो वही कहरवा में गा रहा है, चार चार आसान, नो डाउट। लेकिन क्या एक तरह का नई माहौल बनाता है, एक विशेष एक ही प्रकार का हर चीज में कहरवा, हर चीज में। आप चले जाइए किसी भी भजन के समारोह में चले जाइए, आपको 90% से 100% आपको कहरवा में मिल जाता है। लोग खुश होते हैं, सब लोग करते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या और इसका स्वरूप नहीं हो सकता था? ये क्या स्वरूप नहीं है? ये हमारे भारत का बहुत खास स्वरूप है। आप चैती गाते हैं, जितने भी चैती गाने में आपको मिलता है, हमने एकदम गांव की चैती जो होता है वो भी सुना है। काले के सिवा के मना हो, ऐसे गाते हैं, तो वो भी इसी ताल में धा दिन धा धा दिन धा दिन धा धा दिन शिवा मानता नारे काले के सिवा को। ये जो छंद है ये हमारे भारत के संगीत के, भारत के लोकगीतों का खास चीज है। साथ साथ का लोग समझते हैं कि जो इवन है वो ज़्यादा लोकप्रिय होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लेकिन लोकगीत इतना आसान नहीं है। ये तो सुगम संगीत, जिसका नाम ही सुगम है, जल्दी जल्दी हो जाता है बिना झमेला का। उसमें इसको सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए कहरवा को प्रमोट किया गया, क्योंकि कहरवा सुनते ही लोगों के आम जनता उसके साथ ताली बजाना, गाने लगती। बात सही है, लेकिन आम जनता के साथ कुछ खास जनता भी तो होती है। तो खास के लिए पहले आता है दादरा, उससे थोड़ा कठिन में जाएंगे तो रूपक या ये दीपचंदी होता है। ये 14 मात्रा का है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1। छंद क्या है? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। कितना सुंदर ताल है। आप कहेंगे कि ये कठिन चीज़ें हमारे भारत की। हम गए वहाँ ग्रीस में संगीत का पुराना इतिहास है। वहाँ पे जब को फ्यूजन करते समय वहाँ पे हम देख रहे हैं आश्चर्य, 9 मात्रा की ताल वहाँ पे बहुत कॉमन, जो हमारे यहाँ 9 मात्रा की जल्दी दिखती है ना। और 9 मात्रा में उसका डिवीजन, जैसे इसमें क्या है 7 7 14 हो रहा है, वहाँ पे यही डिवीजन 4.5 4.5 का होता है। 1 2 3 4 and half 1 2 3 4 and half 1 2 3 4 and half 1 2 3 4 and half। ये जो हाफ है ऐसा रहता है।
1 2 3 4 and a 1 2 3 4 and a 1 2 3 4 and a 1 2 3 4। ये जो 4.5 का छंद है, ये वहाँ के लोकगीत का है। वो तो यहाँ का शास्त्रीय गीत का नहीं है, लोकगीत का, जो वहाँ के आम जनता के गाने का है, उसमें आपको मिल रहा है। और वहाँ के लोग इस बात को लेकर अब वाकिफ नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि वहाँ शास्त्र ज्यादा नहीं है, शास्त्र वहाँ खत्म हो गए। वहाँ संगीत तो है लेकिन शास्त्र नहीं है। शास्त्र ने आधार प्रदान किया नहीं किया, वो गायब हो गए। उनको समझ में नहीं आता कि है क्या ये। समझ हमारे यहाँ की चीज है, हमारे यहाँ शास्त्र का आधार है। इसलिए शास्त्रीय के साथ लोक संगीत कहाँ मिल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। तो इससे ये पिछला वाला जो ताल था वो था दीपचंदी। ये ही पहले इसको चरचरी, चाचर ऐसा कहा जाता है। आज भी इसको बहुत जगह चाचर ताल बोलते हैं, चाचर। वो आप ऐप पर मत जाइएगा, ऐप में चाचर का मतलब 16 में लिखा हुआ है और वो सब है। दीपचंदी 14 और चाचर को है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाचर जो है वो इसी तरह अनिव्यय होता था। और इसी चरचरी, चाचर, ये सब बहुत पुरानी प्राचीन चीजें हैं। अब इनका और रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है इन सब चीजों पर। तो होली गायन के लिए दो खास चीज होगी। क्या? एक काफी जैसा राग जिसको बरवा कहा गया पुराने ग्रंथों में, और दूसरा चरचरी ताल। ये दोनों ही होली से जुड़ी हुई चीजें। अब आ जाइए म पे। सा म। आप जानते हैं ना कि आप जिसमें जो संगीत थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो जानते हैं ना कि सरद ग्राम और मध्यम ग्राम भी होता है। आपने पढ़ा है ना सब लोग, सरद ग्राम, मध्यम ग्राम, कंधार ग्राम। लेकिन ये मध्यम ग्राम का कोई आपने राग वाग बता सकते हैं आप लोग? जल्दी अब रह नहीं गया है, ख्याल में है नहीं, ध्रुपद में है नहीं। ये है तो कहाँ है? तो उपशास्त्रीय संगीत में। सुन के आश्चर्य होगा, जिसको उपशास्त्रीय कहा जाता है, यानी शास्त्रीय से कमतर, शास्त्रीय से कम, शास्त्रीय के पीछे रहने वाला, उससे कम महत्व का, वहाँ पर है और शास्त्रीय में गायब हो गया। मध्यम ग्राम के राग जैसे पहाड़ी को सा से नहीं गाया जाता, म से ही गाया जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ के धुनों में भरमार है जो कि म से गाया जाता है। मिलाना सा से है। सा, ये तानपुरा सी में लगा हुआ है। सा, सी मतलब पहला सफेद, जाना ना, पहला सफेद जो था। काली एक जो हम लोग का मुख्य सी शार्प जिसको बोलते हैं, उससे एक स्वर नीचे, हारमोनियम की एकदम पहले वाली पट्टी, पहला सफेद। और उसका जो मध्यम है वहां से लेकर के चल रहा है। उसकी श्रुति व्यवस्था इसीलिए अलग होती है। तो उस श्रुति व्यवस्था को आजकल केवल पढ़ा जाता है, लेकिन उसके बारे में प्रैक्टिकली उसको कहाँ पे है उसके बारे में बहुत जानकारी लोगों को नहीं। शास्त्र वालों को थोड़ी बहुत है। तो ये देखिए, जो जितने सुगम आपको मिलेंगे, अरे सुगम करें लोक संगीत में, उसमें मध्यम का बड़ा बाहुल्य है। चैती हो, ये झूला हो, कजरी हो, सब म से बहुत गाए जाते हैं। ये जो मध्यम ग्रामीण चीजें हैं, ये आप खोजेंगे तो आपको शास्त्रीय संगीत पे से ज्यादा उपशास्त्रीय संगीत। तो यहाँ पे आ जाइए फिर माँ पे। माँ देखो सखे नयो हो रे खेलैया रे, देखो सखी नयो हो रे खेलैया रे, देखो सखी नयो हो रे, देखो सखी नयो होरी खेलैया रे। पिचकन के संग सान चलैया रे, शाश्वत सब दीदी लिखेगा, तुम पढ़ो तो बस लालच ही है ना, लिखना ही नहीं। आओ कल से काका काका पढ़ाते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं दो भाई बहन जहाँ होते सोचता है कि एक लिखे दूसरा खाली पढ़े। ये आदत नहीं लगानी चाहिए। देखो सखी नयो होली खेलैया रे, पिचकन के संग सान चलैया रे, घूंघट बदन उखाड़ी अचानक
घूंघट बंधना उघाड़ी अचानक चुमी कपोल गुलाल लगैया रे देखो सके नयो हो देख लैया रे देखो सके नयो हो देख लैया रे देखो सके नयो हो देख लैया रे पिचकन के संग सार चलैया रे पिचकन के संग सार चलैया रे देखो सखी नयो हो देख लैया रे घूंघट बदना उघाड़ी अचानक घूंघट बदना उघाड़ी अचानक घूंघट बदना उघाड़ी अचानक घूंघट बदना उघाड़ी अचानक चूमी कपोल गुलाल लगैया रे चूमी कपोल गुलाल लगैया रे देखो सखी नयो होरी खेलैया रे देखो सखी नयो होरी खेलैया रे देखो सखी नयो होरी खेलैया रे मारत तकी पिच कारी बिच 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 झोरिन भरे भरे झोरिन भरे भरे झोरे भरे भरे अबेर उड़ैया रे झोरी भरे भरे अबेर उड़ैया रे देखो सखी नयो होरी खेलैया रे देखो सखी नयो होरी खेलैया रे संसार चलैया रे पिचकन के संसार चलैया रे मारत तकी पिचकारी हिये बिच मारत तकी पिचकारी हिये बिच मारत तकी पिचकारी हिये बिच झोरिन भरे भरे झोरिन भरे भरे अबेर उड़ैया रे 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 देखो सखी नयो होरी खेलैया रे देखो सखी नयो होरी खेलैया रे लपटे अंकतिया भेंट भुजन को 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 अधरामृत हसी पान करैया रे अधरामृत हसी पान करैया रे
अवध किशोर छल अलबेले, अवध किशोर छल अलबेले, अवध किशोर छल अलबेले, मोहनी निरखे, मोहनी निरखे, बल्ले बल्ले जया रे, मोहनी निरखे, बल्ले बल्ले जया रे, मोहनी निरखे, बल्ले बल्ले जया रे, देखो सखी नयो होरी खिलैया रे। पूरा लिख लिया फिर जाते हैं। देखो सखी नयो होरी खिलैया रे, खेलैया, ल में ए की मात्रा, खेलैया से खिलैया बोलते हैं। पिचकन के संग सान चलैया रे, घूंघट बदन उघारी अचानक, घूंघट बदन उघारी अचानक, चूमी कपोल, चूमी कपोल गुलाल लगैया रे, चूमी कपोल गुलाल लगैया रे, मारत तकी पिचकारी हिये बिच, मारत तकी पिचकारी हिये बिच, झोरिन भरी भरी, झोरिन भरी भरी, अबीर उड़ैया रे, झोरिन भरी भरी, अबीर उड़ैया रे, लपटी अंक दिया, लपटी अंक दिया, भेटे भोजन को, लपटे अंक दिया, भेटे भोजन को, अधरामृत, अधरामृत हंसी पान करैया रे, अधरामृत, अधरामृत हंसी पान करैया रे। अंतिम पैराग्राफ, अवध किशोर, अवध किशोर छैल अलबेली, अवधि में बड़ा शा का प्रयोग तो नहीं के बराबर होता है। स, अवध किशोर छैल अलबेली, मोहनी, हालांकि पूरी तरह से अवधि भी नहीं है, अवधि और बनारस दोनों का मिश्रण है, उनकी भाषा पूरी तरह से अवधि भी नहीं है और पूरी तरह से बनारसी भी नहीं, क्योंकि लंबे समय तक इन्होंने बनारस के बाद अयोध्या में भी प्रवास किया, तो दोनों जगह की बोलियों का एक सम्मिश्रण मिलता है। अवध किशोर छैल अलबेली, मोहनी निरखी बली बली जैया, मोहनी निरखे बले बले जैया रे, मोहनी निरखे, मोहनी निरखे, मोहनी निरखे बले बले जैया रे, मोहनी निरखे बले बले जैया रे, देखो सखी नयो होरी खिलैया रे, देखो सखी नयो होरी खिलैया रे, पिचकन के संग सान चलैया रे, पिचकन के संग सान चलैया रे, देखो सखी नयो होरी खिलैया रे, देखो सखी नयो होरी खिलैया रे, घूंघट बदन उघारी अचानक, घूंघट बदन उघारी अचानक, घूंघट बदन उघारी
कपोल चूमी कपोल गुलाल लगैया रे 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 देखो सखी नयो होरी खिलैया रे देखो सखी नयो होरी खिलैया रे भारत तके पिचकारी ये बिच 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 झोली भरे भरे झोली भरे भरे झोली भरे भरे अबीर उड़ैया रे 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 देखो सखी नयो होरी खिलैया रे देखो सखी नयो होरी खिलैया रे भेटी भुजन को लपटी अंकतिया 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 भेटी भुजन को अधरामृत हसी पान करैया रे अधरामृत हसी पान करैया रे देखो सखी नयो होरी खिलैया रे देखो सखी नयो होरी खिलैया रे अवध किशोर छन अलबेले अवध किशोर छन अलबेले अवध किशोर छन अलबेले अवध किशोर छन अलबेले छन अलबेले छन अलबेले छन अलबेले हाँ छन अलबेले छन अलबेले छन अवध किशोर छन अलबेले अवध किशोर छन अलबेले मोहनी निरखे मोहनी निरखे मोहनी निरखे भले भले जैया रे मोहनी निरखे भले भले जैया रे मोहनी निरखे भले भले जैया रे देखो सखी नयो होरी खिलैया 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 रे देखो सखी संसार चलैया रे संसार चलैया रे देखो सखी नयो होरी खिलैया रे देखो सखी नयो होरी खिलैया रे देखो सखी नयो होरी खिलैया होरी खिलैया होरी खिलैया रे
करते सिंगार होए खेलन को पिया सोहाए नव भावे यार करते सिंगार होए खेलन को पिया कौन सा नाम है? एक आध को बोलो। अच्छा। तिलक का। सुना है ना? ये भी एक ठुमरी का एक बड़ा खास राग हुआ करता था, क्योंकि अभी शायद ही आपको कहीं सभाओं में खमाज, पीलू, थोड़ा सा काफी, कभी भैरवी के अलावा कोई राग ठुमरी में दिखता नहीं, लेकिन ये ठुमरी का राग माना जाता था पहले। तारा मन धन तो ऐसे करते इसको गाते हैं। वो फिल्मी सॉन्ग भी है ना, आपको पता ही होगा। आओगी जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। सुनिए। मेदवा के हरवा गरवा बड़ा ही खूबसूरत राग है। हम लोग देश राग बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भूल गए। तिलक कामो दही के बराबर है। हाँ, रागिनी की बंदिश कौन सी है? याद है? तिलक कामो याद है? नहीं याद है? क्या भाई, सारा जीवन से यही 3-4 लोग हैं। जयंती का गालिया प्राप्ति आद्या नहीं है, नहीं वो लग जाती है। यही लगता है कि कुछ राग गायब हो जाए, इसीलिए मैं अपने नवरात्रि साधना का राग साधना से जोड़ता हूँ। और आपको इसकी परवाह हो ना हो कि गुरु जी क्या गा रहे हैं, गाते रहे, उनका काम है गाना गाना। ये परेशान है, उनको आदत है, न खुद जीते हैं न जीने देते हैं, जबरदस्ती का। तो उनको जो परेशान होना होता, हमें क्या दिक्कत, हम आराम से अपना है ना। वो कौन बड़े कलाकार ने कहा है ना कि यवन साधने तो जीवन, तो वही करना चाहिए। आज मैंने सुबह भी वही बताया
अब उन्होंने कुछ आशय से बताया कि एक यमन को ऐसा साधो कि उसमें से, और मालूम चला कि हमने उसमें से ये आशय लिया कि केवल यमन ही साधो और कुछ मत सीखो। बोले बेटा जरा सा ना बादाम खाया करो, बहुत फायदा करता है। अच्छा बादाम खाया करो, चावल रोटी दाल सब फेंक दिया उठा के, बादाम खा। अरे बादाम खाने का मतलब बादाम रेगुलर खाइए तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, सब कुछ होगा, और बाकी चीज का कोई महत्व नहीं। मतलब तो वो आशय पकड़ना चाहिए। तो गुरु जी का आशय जो है कुछ और होता है, बड़े कलाकारों का। तो मैं इस तरह का भ्रमित, मैं सोचता रहता हूँ कि ये बातें दूसरे जो समझे मेरी बात का, उसका गलत असर न हो। तो क्या होता है, क्यों ऐसा हम ये बात कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि हम पहली पीढ़ी के गायक हैं। हमने भी कभी बचपन में दूसरों के मुख से सुन के संगीत क्या है जाना है। क्योंकि मैं कोई घरानेदार संगीतकार नहीं, मेरे पिताजी कोई वो संगीत के महान वेत्ता नहीं थे। उनको तो राग भी दो चार ही पहचान में आते थे, गाना तो दूर की बात है, आंखों से पहचान लेते थे, दरबारी पहचान लेते थे, ललित ये उनकी आंख से छूटता नहीं था। लेकिन बाकी तिलक कमल थोड़ी पहचान, शिक्षा थोड़ी लेती फॉर्मूला लेते तो गा लेते, जरूर गाए होते, नहीं उनको नहीं मौका मिला, उनका जीवन नहीं था, इसलिए मेरा जीवन इसलिए बन गया उनकी वजह से। तो वो अपनी जगह है। तो मुझे दूसरों से सुन करके संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने को मिली, तो मैं वो रास्ता जानता हूँ। मैं वो लफाजी वाली बातचीत में इसीलिए नहीं करता, मैं वही बात करता हूँ जो मुझे लगता है कि जिससे आपकी समझ बढ़े और सही समझ के साथ आप आगे बढ़े। केवल बड़ी बड़ी बात कर देने करके आप अपने को स्थापित करने कि मैं बहुत, क्या दर्शन की बात है, एक सुर लग जाए, क्या करें, सुबह से शाम तक केवल साही साधे, बस रे न लगाए। तो ऐसा थोड़ी है, उनका आशय ये नहीं है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका जिसको बता रहे हैं उसको समझ में क्या रही है तो देखिए। तो वो आप अपने देखा ही नहीं, आप अपनी बात का एक यमन, मैं उनसे अभी मिलता तो पूछता, लेकिन वो लोग है नहीं इस दुनिया में। मैं उनसे पूछता, एक यमन साधने से सब कुछ हो जाता है, तो मैं तो आपका बनारस में कम से कम 25 सभाओं में गायन सुना है, आप तो एक बार भी एक राग के वक्त को रिपीट आपने नहीं किया। 25 सभाओं में हम सोचते थे, बनी मंजवा में बच्चा था, किशोर होकर आगे बढ़ा, देखिए आज क्या गाते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का भी नाम लेना उचित नहीं है, चूंकि है नहीं, सामने होते तो मैं डायरेक्टली पूछा होता उनसे, पीछे नाम लेना ठीक नहीं। तो मैं सोचते हुए जाता था कि आज उनका गायन सुनेंगे, देखिए कौन सा राग गाते हैं। ये मेरी उत्सुकता थी, मुझे मालूम था कि आज वो कुछ नया सुनाएंगे, और यही सुनने जाता था। उन्होंने 25 सभाओं में एक बार यमन गाया होगा, और मुझे उनका यमन 2 बार सुनने को क्यों मिला? क्योंकि मैं एक बार दिल्ली गया हुआ था और वहाँ पे उनका गायन हो रहा था, तो वो यमन गा रहे थे। एक बार बनारस का यमन उनको वहाँ दिखा, पिछले 30-40 साल में उनका 2 राग, एक राग उनका दोबारा नहीं दिखा, और वो दूसरों को बता देते हैं कि एक ही यमन साथ लेते बहुत है। अंतिम प्रोग्राम में भी उन्होंने एकदम अछोप राग गाया, अछोप राग गाया। उस राग का नाम भी मतलब ऐसा है कि लोग ना सुने, रोज नया राग। कोरोना के समय में इतना कुछ कहने के बाद शायद नाम बता देना उचित होगा, 80 घाट पर उन्होंने प्रस्तुति दी थी हंस किंकिणी की, और मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत कायल हूँ। मैं उनको बचपन से उनको सुनता आ रहा हूँ, पंडित राजन मिश्र की बात कर रहे हैं। और उन्होंने इसी दौरान, कोरोना के दौरान, एक ऑनलाइन सभा में उन्होंने मालश्री गाया था। मालूम है कैसा राग है? 3 स्वर से, सा ग प, फिनिश। इस राग को इतना खूबसूरती के साथ उन्होंने गाया था। कोरोना ने छीन लिया उनको हम लोगों से। 25 अप्रैल 2021 21 मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले। तो उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं बोल रहे थे, वो कह रहे थे एक यमन को साधो तो बहुत कुछ हो जाए जिंदगी, मतलब। लेकिन हम तो ठहरे अवसरवादी, हमने उनकी बातों से इतना लगा लिया, एक यमन साधो बाकी बागेश्वरी भूल जाओ, तो ये थोड़ी होता है। तो राग साधना में मैं ये संदेश देने का प्रयास करता हूँ
कि रोज नया राग गाइए, उसको साधिए, घूमिए। तो मैंने तिलक कामोद में विलंबित द्रुत के साथ इसको गाया। किसने सुना किसने नहीं सुना मालूम नहीं। बंदिश बनी नयनाभिराम मनोरमा नयनाभिराम मनोरमा नयनाभिराम लोकगीत में कैसे आता है? करे कैसे हो रे खेलन को पिया सोहारी नव भावेया करे कैसे हो रे खेलन को पिया Jimmy,
पढ़े चेतक मन चलावन हंस पढ़े चेतक मन हंस पढ़े चेतक मन चलावन हंस पढ़े चेतक मंत्र चलावत हंस मिथिला की नटखट कामिनिया मिथिला के नटखट कामिनिया मिथिला के नटखट कामिनिया करके सिंगार ओ ये खेलन हो पिया चित छोड़ लिया चित छोड़ लियो चित चोरी लियो गल बांध दियो चित छोड़